Hi everyone, greetings from Gloom India. This is Dr. Jigar Shrimali, consultant nephrologist and transplant physician at Renas Hospital, Ahmedabad and Nadia. जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेम्पररी डायलिसिस कैथेटर, जो हम डायलिसिस थेरेपी के लिए इंसर्ट करते हैं अलग अलग लोकेशन। अब हमारे पास जो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे राइट इंटरनल जुगुलर वेन या लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, राइट साइड सबक्लेवियन वेन या लेफ्ट साइड सबक्लेवियन वेन, या राइट फीमोरल या लेफ्ट फीमोरल। ये टेम्पररी डायलिसिस कैथेटर इंसर्शन करने की साइट्स तो हमने समझ ली, पर कौन सी जगह प्रिफरेबली कैथेटर इंसर्ट करना चाहिए, उसके लिए क्या कंसेशन है, चलो उसका डिस्कशन करते हैं। तो जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, जो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट कलीग्स हैं, कोई भी डायलिसिस के लिए पहली बार जनरली कैथेटर डालना होगा तो एक पहली बार जो सोच में आएगा वो होगा राइट जुगुलर वेन के। तो ऐसा क्यों? तो देखो, जिस तरह से एक सिमेटिक प्रेजेंटेशन है उसमें दिख रहा है कि जो राइट साइड की इंटरनल जुगुलर वेन होती है वो सुपीरियर वीना केवा से राइट एट्रियम में ऑलमोस्ट डायरेक्ट स्ट्रेट वे रखती है, कि जिसकी वजह से उसमें माल पोजिशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि स्ट्रेट रूट है। दूसरा, फ्लो भी अच्छा आता है क्योंकि सीधा वो इतने बड़े सेगमेंट में एंटर होती है तो वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छे से मिलता है। दूसरा, क्योंकि यहाँ की वेन का कैलिबर, सुपीरियर वेना का कैलिबर अच्छा है, रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस, क्योंकि एंगल भी नहीं है और वेन का कैलिबर भी अच्छा है, वो काफ़ी कम होता है। और क्योंकि कैथेटर टिप स्ट्रेट है, आजू बाजू की वेन की इंजरी के चांसेस भी कम है, तो ट्रॉमा के साथ इंजनल स्टीनोसिस का रिस्क भी कम है। दूसरा, कंसिडरिंग इतने सारे डायलिसिस कैथेटर इंसर्ट करने हो अलग अलग सिचुएशन के साथ, उसमें बहुत बार ये होता है कि हमें ब्लाइंडली कैथेटर डालना पड़े। ब्लाइंडली माने विदाउट अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। तो कंसिडरिंग ये साइट इजी होने की वजह से जो टिप प्लेसमेंट है वो बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि ये एक सुपरफिशियल और लार्ज है। और अगर अल्ट्रासाउंड का भी यूज़ किया जाए, क्योंकि वो सुपरफिशियल और लार्ज में है, पंचर बहुत इजी है। और फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट, ये क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जिसमें पेशेंट कैथेटर के साथ इजीली मूव कर सकता है। तो क्योंकि डायलिसिस कैथेटर लंबे टाइम तक रहते हैं, ऑन एन एवरेज ये 2 से 3 हफ्ते तक हम एक कैथेटर तो रखते हैं, उसके बाद हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इतना लंबा ड्यूरेशन होने की वजह से हमें पेशेंट का कंफर्ट भी देखना है। सो ये सब पैरामीटर है जो इम्पोर्टेंट है। सो जब तक पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो जैसे कहा उसके लिए इम्पोर्टेंट पैरामीटर है मोबिलाइजेशन, और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट पैरामीटर है रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस, स्टीनोसिस, इन्फेक्शन एंड इजी प्रोसीजर। दोनों लिहाज से राइट जुगुलर वेन प्राइमरी चॉइस में। अब अगर हम फीमोरल वेन की बात करें, तो फीमोरल वेन में इन जनरल जो हम सोचते हैं कि उसमें रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस एज वेल एज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन दोनों ज़्यादा है। पर अभी के कुछ जो नए स्टडीज़ हैं ये सजेस्ट करते हैं कि अगर पेशेंट लीन एंड थीन, माने उसका बॉडी मास इंडेक्स BMI अगर लेस देन 24.2 है, तो उसमें फीमोरल लाइन से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन लो है। बट अगर उसका BMI ज़्यादा है तो उसमें इंटरनल जुगुलर वेन से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम है। दूसरा, फीमोरल वेन एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कभी भी इमरजेंसी डायलिस करना हो तो इमरजेंसी डायलिस किसका किया जाएगा? जब पेशेंट अनस्टेबल है, सीवियर एसिडोसिस होगा, सीवियर हाइपरकेलेमिया होगा, पेशेंट वॉल्यूम ओवरलोड में होगा, ब्लड प्रेशर का अप डाउन बहुत होगा, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल होगा, दैट डज मीन।
उस सब कंडीशन में जब भी आप कैथेटर इंटरनल जुगुलर वेन में इंसर्ट करने जाओगे तो बाजू में ही कैरोटिड आर्टरी होती है। अगर भूल से उसका पंचर हो गए या कैरोटिड आर्टरी की मसाज की वजह से, ऐसे पेशेंट में रिस्क ऑफ एरिथमिया ज़्यादा रहता है। दूसरा, इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट अगर बहुत मुंह कर रहा है तो उसमें लंग पंचर होने की वजह से हीमोथोरैक्स, हीमोमीडियास्टिनम ये सब होने के चांसेस बढ़ते हैं। सो उस कंसिडरेशन में फ्यूमरल लाइन एक अच्छा ऑप्शन है। तो हमने 2 पॉइंट समझे। एक, अगर बीएमआई कम है, पेशेंट का लीन एंड थिन है तो, पर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में फ्यूमरल लाइन यूज़ करें। अब फ्यूमरल लाइन अदरवाइज तो जो जैसे हमने बात करी कि ओबेस पेशेंट में इन्फेक्शन रिस्क और थ्रोम्बोसिस तो है ही, उसकी वजह से सेकेंड चॉइस है। अब अगर हम देखें कि फ्यूमरल लाइन कब यूज़ नहीं करें, तो जब हमें मालूम है कि इलियाक वेसल की कोई पैथोलॉजी है, पेशेंट को डायरिया हो गया, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, पैर का जो इंसर्शन पॉइंट है जहाँ पे फीमोरल वेन डाली गई है, और पेशेंट को अगर डायरिया हो रहा है तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। पेशेंट की ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं जिसको, जिसमें बीएमआई 35 से ज़्यादा है, या अगर राइट साइड की बात करें, राइट फीमोरल की, तो वो ट्रांसप्लांट पेशेंट में राइट फीमोरल नहीं डाली जाती। क्यों नहीं डाली जाती? क्योंकि राइट साइड की जो इलियाक वेसल्स है, आइदर इंटरनल या एक्सटर्नल, उसके साथ किडनी की रीनल आर्टरी और रीनल वेन की एनास्टोमोसिस किया जाता है। तो अगर वहाँ पे फीमोरल लाइन डाली तो वहाँ पे थ्रोम्बोसिस या स्टीनोसिस के रिस्क भी बढ़ते हैं। और अगर एनास्टोमोसिस किया जाए तो क्योंकि तो ये थ्रोम्बोसिस या एनास्टोमोसिस के साथ वेन का स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो वो फ्यूचर प्रॉब्लम भी बढ़ाते हैं, तो किडनी का फ्लो डिस्टर्ब होता है इसकी वजह से। सो ये हमने बात करी राइट आईजेवी और फीमोरल। चलो, अगर ये दोनों यूज़ नहीं हो पा रहे, जो जो हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज समझे उसके साथ, राइट आईजे में चलो थ्रोम्बोसिस है, लेफ्ट आईजे और फीमोरल हम ऑलरेडी डाल चुके हैं या इन्फेक्शन हुआ है, तो लेफ्ट आईजे अगर डालनी हो तो वो राइट आईजे के तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए नहीं है कि इसमें अगर आप देखो, अगर हम लेफ्ट आईजे से डालें तो एक और दो दो एंगल आएंगे, जिसकी वजह से कंपेरेटिवली रिस्क ऑफ फ्लो डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा होंगे, उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस भी ज़्यादा होगा क्योंकि एंगुलेशन है, और स्टीनोसिस रेट भी ज़्यादा होगा। तो उस लिहाज से हम लेफ्ट आईजेवी को प्राइमरी चॉइस नहीं गिनते। अब जो बची वो है सबक्लेवियन वेव। ये तो सबसे लास्ट रिसोर्ट। क्यों? ब्लीडिंग रिस्क, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने सबक्लेवियन में पंचर किया और अगर यहाँ पे आजू बाजू में कोई ब्लीडिंग हुआ या और कोई इंजरी हुई, तो क्योंकि ये थोरासिक के माने रिब्स के अंडर आता है, आप उसको सीधा कंप्रेस नहीं कर सकते जैसा आप यहाँ पे कंप्रेशन दे सकते हो। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे लंग है सीधा नीचे, यहाँ पे जब आप पंचर करते हो तो यहाँ पे पंचर साइड है, अपेक्स यहाँ पे है और ये पूरा लंग का एरिया है, तो सीधा पंचर यहाँ पे नहीं होता एक्सेप्ट आपने बहुत इंटरनल रेगुलर वेन का पंचर साइड बहुत लो रखा और उसके दरमियान आप बहुत डीप में जाके भी पंचर करते गए, तब जाके अपेक्स इंजर होगा। बट यहाँ पे रिस्क ऑफ पंचर सबक्लेवियन वेन में ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से न्यूमोथोरेक्स होने के रिस्क बढ़ते हैं, और अगेन सेंट्रल कैनाल स्टोनोसिस और थ्रोम्बोसिस ज़्यादा होता है। दूसरा, थोरासिक केज की वजह से यहाँ पे आप अल्ट्रासाउंड का यूज़ नहीं कर पाते, तो ये ब्लाइंड प्रोसीजर, तो इसकी वजह से सबक्लेवियन प्लेसमेंट जो डायलिसिस कैथेटर का है उसमें रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस, सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग और अदर कॉम्प्लिकेशन लाइक न्यूमोथोरेक्स, ये लास्ट रिस्क है। तो इसके बाद हम क्या समझें कि अगर हमें कोई भी पेशेंट रूटीन कंडीशन और सबसे पहला कैथेटर इंसर्शन करना है तो राइट आईजे। अगर मेडिकल इमरजेंसी, पेशेंट स्टेबल नहीं है, तो फीमोरल कैथेटर, उसमें राइट फीमोरल इसलिए अवॉइड करना है फ्यूचर ट्रांसप्लांट प्रोस्पेक्टस के लिए।
लेफ्ट साइड की आईजीवी तभी डालनी है कि जब राइट साइड की आईजीवी थ्रोम्बस है, या पेशेंट बहुत मॉर्बिडली ओबेस है, या फीमोरल माने कोई इन्फेक्शन डायरिया है, ऐसी कोई सिचुएशन है तो लेफ्ट आईजीवी। और अगर ये सब वेन माने जुगुलर वेन्स और फीमोरल वेन्स एक्सोट हो गई हो तो सबक्लेविन डाली जाती है। अब एक और चीज़, प्रैक्टिकली हम बहुत बार ये देखते हैं कि लोग राइट आईजीवी के बाद सीधा लेफ्ट आईजीवी डालते हैं, नहीं कि फीमोरल। रीज़न ये है कि बहुत बार डायलिसिस यूनिट में जब पेशेंट आते हैं तब फीमोरल, अगर फीमेल पेशेंट या इन जनरल भी, वो कपड़े में उसकी पोजीशन की वजह से वो बहुत बार कपड़े में एंटेंगल हो जाती है। डायलिसिस करने के लिए जब हमें फीमोरल कैथेटर के पॉट के साथ एक्स्ट्रा कॉर्पोरल सर्किट को कनेक्ट करना होता है, तो कपड़े माने वो पोर्शन एक्सपोज करना पड़ता है, तो वो थोड़ा कम्बरसम हो जाता है। तो उसकी वजह से फीमोरल के बदले लेफ्ट आईजीवी ज़्यादा यूज होती है। तो उस कंडीशन में सीक्वेंस राइट आईजीवी followed by left IJ, followed by left femoral, followed by right femoral, and otherwise finally subclavian। इस तरह के ऑप्शन है। एक और है, अगर आपको लगता है कि पेशेंट का रीनल डिस्फंक्शन लंबा चलेगा, तो एज पर केडीगो गाइडलाइन अगर आपको लगता है कैथेटर का यूज 16 डेज से ज़्यादा है, तो आइडियली ये सब पेशेंट को टेम्पररी डायलिसिस कैथेटर डाल के हर 2-3 वीक में चेंज करते रहो। उससे अच्छा ऑप्शन ये है कि उसको परमानेंट कैथेटर डाल दिया जाए, या उसको एवी, अगर परमानेंट रीनल फेलियर है माने ये साइड है, तो उसको एवी फिशुला करवा दी जाए। ये हमेशा रहता है, क्योंकि हमने ये समझा कि अलग अलग जगह वेन चेंज करते रहो, पर इसके फ्यूचर रिस्क भी रहते हैं। हम बहुत बार देखते हैं ना कि पेशेंट को राइट साइड 2-3 बार डीएलसी डाली है, लेफ्ट साइड 2-3 बार डीएलसी डाली है, फिर जब ये पेशेंट की फिशुला हुई होती है ना, तो बहुत बार फिशुला का फ्लो ज़्यादा होता है और यहाँ पे सेंट्रल किनाल स्टेनोसिस होता है। तो फ्लो ज़्यादा होने की वजह से और सेंट्रल किनाल स्टेनोसिस होने की वजह से हाथ बहुत फूल जाते हैं, और दूसरा चेस्ट पे वेन्स डायलेटेड दिखती है। ये उसका लॉन्ग टर्म डिसएडवांटेज है। तो आप समझ गए किस तरह से कौन सी वेसल मैंने वेन सिलेक्ट करनी है डायलिसिस के लिए। ओके, थैंक यू।